दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिली और इस बात का खुलासा जब हुआ तब जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी और अब कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसमें जस्टिस वर्मा के घर पर कैश मिलने की पुष्टि की गई। लेकिन देश में जजेस के लिए अलग कानून है, इसलिए जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने का आदेश नहीं दिया गया बल्कि उनसे आग्रह किया गया कि वे इस्तीफा दे दें। जाहिर है कि जस्टिस वर्मा अब भी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है और अगर ऐसा होता है तो वे इस्तीफा दे चुके होते। जस्टिस वर्मा के इस्तीफा न देने की सूरत में अब उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि एक भ्रष्ट जज को पद पर बैठाकर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। सूत्रों का कहना है कि सीजीआई खन्ना ने 4 मई को जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट की एक कॉपी भेजी है और इसके साथ उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देने का विकल्प भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीजीआई ने इस रिपोर्ट पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपने सहयोगी न्यायाधीशों से अनौपचारिक चर्चा की। सीजीआई की तरफ से 22 मार्च को गठित इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक समिति के इस मामले में कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें दिल्ली फायर सर्विस प्रमुख अतुल गर्ग, 3 अग्निशमन कर्मचारी, न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ जवान, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, डीसीपी देवेश महिला और एडिशनल डीसीपी सुमित झा शामिल हैं। इस मामले के सामने आने के कुछ ही दिन बाद 20 मार्च को जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। हालांकि जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को भेजे गए जवाब में अपने आवास से नकदी मिलने से इनकार किया। यह रिपोर्ट 22 मार्च को CJI को भेजी गई, जिसको बाद में सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद अब जस्टिस वर्मा के पास सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से व्यक्तिगत मुलाकात का विकल्प भी खुला है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अध्यक्षता CJI खन्ना कर रहे हैं, जिनके साथ जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। अब जबकि CJI संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में जस्टिस वर्मा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए सीमित समय रह गया है और ये मामला 2008 में कोलकाता हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश सौमित्र सेन से मिलता जुलता है, जिनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने की आंतरिक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की थी। उस समय भी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन CJI KG बालकृष्णन ने जस्टिस सेन को इस्तीफा देने या VRS लेने की सलाह दी थी। हालांकि जस्टिस सेन ने विकल्पों को ठुकरा दिया था, लेकिन जब लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। जस्टिस वर्मा का ये मामला सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा और न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए अत्यंत संवेदनशील बन चुका है और अब ऐसे में देखना ये होगा कि जस्टिस वर्मा आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या वो इस्तीफा देते हैं, स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेते हैं या फिर कोलेजियम के सामने सुनवाई की मांग करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वजह ये कि अभी 1 दर्जन से अधिक आतंकी ठिकाने बचे हुए हैं जिन्हें तबाह किया जाना है और दूसरे, भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया था कि अगर उसने कोई जवाबी हमला किया तो फिर आर पार होना तय है। लेकिन भारत से मिली तगड़ी चोट के बाद भी पाकिस्तान को बात समझ नहीं आई और उसने भारतीय सेना से जुड़े 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ये हमले ड्रोन और मिसाइलों के जरिए किए, लेकिन पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल को भारत ने रास्ते में ही मार गिराया। भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी मिसाइलों के मलबे अब भारत के कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं। असीम मुनीर चाहे लाख भारत से बदला लेने के दावे कर रहे हों, लेकिन पड़ोसी देश का एक भी मिसाइल भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका और बदले में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। ये पराक्रम देखकर चीन भी दहल गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार वो भी फेल हो गया और साफ हो गया कि भारत की सुरक्षा अभेद्य है। इस जबरदस्त रक्षा प्रदर्शन ने न केवल पाकिस्तान बल्कि उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर चाइना को भी दहला दिया होगा। भारत के सटीक हमलों ने कई HQ-9 लॉन्चर और संबंधित रडार सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे प्रमुख अग्रिम स्थानों पर पाकिस्तान की हवाई रक्षा क्षमताओं पर असर पड़ा है।
HQ-9 एक सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम चीन की सैन्य तकनीक का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है और इसे पाकिस्तान ने साल 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था। और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को इसलिए अपनाया क्योंकि वो भारत के आधुनिक हवाई युद्ध उपकरणों से चिंतित था और भारत के राफेल लड़ाकू विमान, सुखोई और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे हथियार पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान ने HQ-9 जैसी प्रणाली पर भरोसा जताया जो अब भारतीय हमले में ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान ने इस प्रणाली को अपने बहुस्तरीय रक्षा नेटवर्क में एक अहम अंग के रूप में शामिल किया था, खास तौर पर सीमा के पास और रणनीतिक सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए भारतीय हमले में इस अत्याधुनिक प्रणाली की कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। HQ-9 का तबाह होना कोई साधारण सैन्य घटना नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। HQ-9 चीन का सबसे प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिकी पैट्रियट और रूसी S-300 सिस्टम को नकल करके बनाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पूरा पाकिस्तान दहल उठा। पूरी दुनिया भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को सियासत के अलावा और कुछ आता ही नहीं। इसलिए कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार के इस ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं, लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे नेताओं से शर्मनाक बयान दिलवाए जा रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर में सेक्युलर एंगल खोज निकाला और ऑपरेशन के नाम पर कड़ी आपत्ति जताना शुरू कर दिया। जहां एक और पूरे देश में पहलगाम हमले के बदले को लेकर खुशी का माहौल है। पहलगाम हमले के बाद गमगीन देश में संतोष है क्योंकि न्याय हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भारतीय सेना के इस शौर्य पर भी संदेह है। जिन्हें संदेह नहीं है उन्हें इस मिशन के नाम से परेशानी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर से कई कांग्रेस नेता परेशान दिख रहे हैं। जहां एक और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साथ सामने आकर इस ऑपरेशन की सराहना की थी, दूसरी ओर कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस ऑपरेशन के नाम या काम में खामियां गिनवाई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर सरकार इसका भावनात्मक लाभ ले रही है। चौहान ने कहा, युद्ध विमानों, बम बंदूकों का उपयोग करके लड़े जाते हैं, भावनाओं या प्रतीकात्मकता से नहीं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के इस बयान से कांग्रेस के पार्टी ने किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ही बयान को गलत बताया। खेड़ा ने कहा कि इस समय किसी को भी मिशन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सरकार कोई भी कदम उठाए, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। हद तो तब हो गई जब राशिद अल्वी ने भारतीय सेना के इस मिशन की सफलता पर सवाल खड़े कर दिए और यहां तक पूछ डाला कि ऑपरेशन में क्या हर एक आतंकवादी मारा गया। राशिद अल्वी ने ऑपरेशन सिंदूर को सबसे न्यूनतम जवाब माना है। उन्होंने कहा कि क्या सभी आतंकवादी खत्म हो गए? मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देंगे। अगर ये हुआ तो अच्छा है। ये वही राशिद अल्वी हैं जिसने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। राशिद अल्वी के बाद कांग्रेस के नेता उदित राज ने भारतीय सेना के इस मिशन के नाम पर ही आपत्ति जताई। उदित राज ने कहा कि सिंदूर एक विशेष धर्म से संबंधित है, बेहतर होता कि मिशन का कोई और नाम दिया गया होता। उदित ने यह भी कहा कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्टता रखनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का संसद में 3 राफेल मार गिराने पर भी अपना पक्ष रखना चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री झूठे हैं। कांग्रेसियों के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ माझी को भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। माझी ने कहा कि जब तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्य और समय चुनने की छूट दी गई तो भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया। इसके अलावा सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठा दिए। उन्होंने सरकार से इस मिशन का पूरा हिसाब मांग लिया। मसूद ने कहा कि हमने बार बार कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लीपापोती नहीं, सख्त एक्शन होना चाहिए, जो सेना ने करके दिखाया। इमरान मसूद ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कहा कि पाकिस्तान हम लोग का मजाक उड़ाता है। उनका कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक में हिंदुस्तानियों ने हमारे 3 कौवे मार दिए और इससे पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अन्ना आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपना जाल बट्टा ऐसे फैलाया कि रातों रात वे ईमानदारी का दूसरा नाम बन गया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की गद्दी मिल गई, लेकिन गद्दी मिलते ही केजरीवाल ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। दिल्ली के हर विभाग में जमकर घोटाले किए गए, खुद और दूसरे मंत्रियों के साथ जेल की हवा खाकर लौटे। इन दिनों दिल्ली छोड़कर पंजाब में भागे भागे फिर रहे हैं। केजरीवाल के इस खेल से आम आदमी पार्टी के कई नेता ऊब चुके हैं और उनमें से कई ने इस्तीफा दे दिया तो कई देने की तैयारी में है। ताज़ा मामला पूर्व IAFS अधिकारी आजाद सिंह डबास का है, जिन्होंने ताज़ा पार्टी से इस्तीफा दिया। डबास ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया बल्कि इस्तीफे के साथ पूरी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी और कहा केजरीवाल ने इतना भ्रष्टाचार किया कि मैं उस पर पूरी किताब लिखने जा रहा हूं। केजरीवाल को घमंडी और सबसे भ्रष्ट बताते हुए डबास ने 3 पेज के अपने इस्तीफे में केजरीवाल को जमकर फटकारा। डबास ने कहा कि मैंने केजरीवाल को बताया था कि प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इसलिए अकेले चुनाव मत लड़ो, कांग्रेस से समझौता करो। लेकिन केजरीवाल अपने घमंड में चूर थे, इसलिए चुनाव हार गए। डबास ने लिखा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव का नतीजा सबके सामने है। दिल्ली के चुनाव में आपका ये कहना कि मैं दिल्ली का राजा हूं, ये घमंड बताता है। देश के प्रधानमंत्री को सरेआम चुनौती देते हुए कहना है कि वे इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा सकते, इसके लिए उन्हें पुनर्जन्म लेना होगा। ये वाक्य आपके घमंड की पराकाष्ठा को ही दिखाता है। डबास ने इस्तीफे में आगे लिखा कि वे सर्वविदित बात है कि दिल्ली में आपकी सरकार में हुए शराब घोटाला के बाद आपको खुद लगभग 6 महीने, तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगभग 6 महीने और आपके नज़दीकी सलाहकार विजय नायर सहित तमाम नेता जेल गए। जेल से बाहर आने के बाद अपने मजबूरीवश दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और ऐलान किया कि आप इस मामले को जनता की अदालत में लेकर जाएंगे और जनता ही तय करेगी कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया या नहीं। 8 फरवरी 2025 को जनता की अदालत का फैसला आया। चुनाव परिणामों से ये ध्वनि निकली कि आप शराब घोटाला में लिप्त है। अगले कुछ सालों में न्यायालय का भी फैसला इस मामले में आ जाएगा और इसमें भी जनता की अदालत जैसा फैसला ही आने की पूरी संभावना है। अक्टूबर-नवंबर 2024 में दिल्ली विधानसभा चुनावों का प्रचार प्रसार करने के दौरान मुझे आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में की गई अवैध गतिविधियों के बारे में ऐसी जानकारियां मिली कि जो हैरान करने वाली थी। आपकी सरकार के दौरान शायद ही दिल्ली में प्रदेश में कोई ऐसा विभाग रहा हो जिसमें घोटाला न हुआ हो। आपके द्वारा कुछ महीनों से लेकर 6 साल की अवधि तक की कैग की 14 ऑडिट रिपोर्ट्स इसलिए विधानसभा टेबल पर नहीं लाई गई ताकि आपकी सरकार में हुए कई बड़े बड़े घोटालों की जानकारी आम जनता तक न पहुंच सके। पहले की तरह एक बार फिर दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें। बीते दिनों दिल्ली प्रदेश की विधानसभा में कैग की 14 ऑडिट रिपोर्ट्स में से 4 रिपोर्ट्स हाउस में टेबल की गई, जिनमें कैग द्वारा भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई। डबास ने लिखा कि दिल्ली में आपने जिस तरह का शासन किया वो एक शोध का विषय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के छात्र उस पर PhD कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सेना के इस शौर्य को देखकर हर देशवासी गौरवान्वित है, लेकिन विपक्ष को ये बात ठीक से हजम नहीं हो पा रही है। वजह सियासत है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के करीबी राज्यसभा सांसद संजय राउत बीजेपी से साफ कहते हैं कि वो इसका श्रेय लेने की कोशिश न करें और महाराष्ट्र के पूर्व CM और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया ताकि इसका भावनात्मक फायदा उठाया जा सके। लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर बेहद खुश हैं। उन्होंने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की और इशारों में PM मोदी की भी। शशि थरूर ने कहा कि जिसने भी इस मिशन और इसके नाम के बारे में सोचा उसे शाबाशी है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, सरकार के इस रचनाकथा को बड़े शौक से देखते हुए यही कहूँगा कि चतुराई भरा कदम है, लेकिन मजाक को छोड़ दें तो ऑपरेशन सिंदूर एक शानदार नाम है। थरूर ने आगे लिखा, सिंदूर हमारी राष्ट्रीय चेतना में बसी एक नई नवेली विधवा की छवि को दर्शाता है जो पहलगाम में शादी के 6 दिन बाद ही मारे गए अपने पति के बगल में घुटनों के बल बैठी रो रही है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर ज़रूरी था। असल बात यह है कि सिंदूर और खून दोनों का रंग लाल होता है। ये भी एक संदेश देता है। जिसने भी इसके बारे में सोचा उसे शाबाश। थरूर का ये बयान एक तरफ सेना की वीरता का उत्साहवर्धक है तो वहीं दूसरी तरफ वो एक बार PM मोदी की प्रशंसा कर गए।
क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो सुरक्षा बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ही सुझाया था, जिसका जिक्र थरूर ने अपने ट्वीट में किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। दरअसल भारतीय सेना ने ये स्ट्राइक जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी घटना के जवाब में की। आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई थी, जबकि 20 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए थे। थरूर पिछले कई दिनों से मौका दर मौका पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आते रहे हैं। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी केरल के विझिंजाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे, जहां से सांसद शशि थरूर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। इतना ही नहीं, थरूर ने स्वागत के आगे बढ़कर मंच पर पीएम मोदी से हाथ भी मिलाया। इससे पहले भी कई ऐसे मौके देखने को मिले जब थरूर ने मोदी की तारीफ की। इससे पहले संसद सत्र में शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। दरअसल थरूर ने मोदी सरकार की विदेश नीति को सही बताया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के तटस्थ रहने को थरूर ने उस दौरान गलत बताया था, लेकिन संसद सत्र के दौरान थरूर ने कहा कि उनका बयान गलत साबित हुआ है, जबकि भारत की विदेश नीति सफल होती नजर आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस संसद सत्र के दौरान असहज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।